मैं समय हूं और आज अब वीडियो का इंट्रोडक्शन तो सुन ही लिया होगा। तो मैंने भी ये वीडियोस बनाना शुरू किया था 6 जुलाई को, ठीक है। और अभी मैं ऑलमोस्ट 100+ वीडियोस बना चुका हूँ एंड मुझे पता भी नहीं चला कि कब एक महीना निकल चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके प्रिपरेशन में होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कब आपकी प्रिपरेशन पहुँच जाएगी दिसंबर में और आपको लगेगा आपने कुछ पढ़ा नहीं। तो डू वन थिंग कि जो भी पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दो। स्टार्ट गिविंग लाइक अगर तुम्हें टेस्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन पढ़ो कि सेपरेशन ऑफ पावर पे कुछ क्वेश्चन लिखा है। तो जब ये आर्टिकल जब ये चीज़ें पढ़ना अपने मतलब जहाँ भी सोर्सेज से पढ़ते होगे, तो वहाँ ध्यान से पढ़ना कि जो इसके ऑप्शंस में था वो मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये हेल्प करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक। इतना ही ज्ञान देते हैं, इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हैं। सो विद नो टाइम इन हैंड, लेट मी वेलकम यू टू दी हिंदू डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड 8th of August 2024। पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए समझने के लिए बात क्या है कि सेंटर ने बोला है कि हम अलाउ करेंगे 35% बायोबिटुमेन जब हम रोड बनाएंगे तब, ठीक है। तो अब पहले बायोबिटुमेन समझने से पहले हम समझते हैं बिटुमेन क्या होता है। बिटुमेन बेसिकली जैसे क्रूड ऑयल का जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें मिलता है जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये तो लाइटर हो गया। जो हैवियर जो बचता है नीचे वो होता है बिटुमेन। अब बिटुमेन आपने रोड के कंस्ट्रक्शन में देखा होगा, एक बार फोटो दिखा देता हूँ। देखो ये है बिटुमेन, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का है ये बिटुमेन बाइंडर के तौर पे यूज़ होता है। अब इसमें टर्म लिखा हुआ है बायो बिटुमेन, तो मतलब समथिंग जो होगा रिन्यूएबल वगैरह सोर्सेज से रिलेटेड होगा। तो होता क्या है कि जब हम यही बिटुमेन में की जगह अगर हम यूज़ करें वेजिटेबल ऑयल का यूज़ करें, क्रॉप का स्टबल यूज़ करें, एल्गी यूज़ करें, या लिग्निन। लिग्निन क्या होता है? लिग्निन होता है वुड का एक कॉम्पोनेंट, ठीक है। ये यूज़ होता है इसमें। अब इससे क्या फ़ायदा है हमारा कि हमारी जो कंट्री है वो विटामिन के लिए बहुत इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं इसको, विटामिन को। तो अगर हम ये सब रिन्यूएबल सोर्सेज यूज़ करने लगेंगे या फिर कह सकते हो ग्रीन सोर्सेज यूज़ करने लगेंगे तो हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम होगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा काफ़ी। ऑल्सो अगर ये बता दिया है तो एक बार प्रीलिम्स में जो चीज़ें आ चुकी हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक होती है स्टील स्लैग। अब देखो स्लैग मतलब कुछ भी समझ लो कि जो भी जिस चीज़ के प्रोटेक्शन में जो भी कुछ बचता है वो स्लैग हो जाता है। तो ये स्टील के जो प्रोडक्शन में जो चीज़ बची उसको बोलते हैं स्टील स्लैग। वो भी रोड के कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। तो ये भी अगर यूज़ होता होगा तो ये इफेक्टिव होगा, इसलिए यूज़ होता होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। इवन प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं कि जो नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक है उसको हम रोड्स वगैरह में यूज़ कर लें, ताकि प्लास्टिक का एक तो मेहनत कम हो जाता है और हमारे लिए थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। तो इंडिया में ट्रायल किए गए हैं इनके चीज़ में, बट अभी कुछ बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक जस्टिस हैं, उन्होंने क्या कमेंट किया है कि उन्होंने कमेंट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के टॉप में होने का कि ये जुडिशल हायरार्की में सबसे ऊपर कैसे है। तो हमारे लिए यहाँ जो बातें समझने के लिए हैं, पहले तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और दूसरा है हमारे लिए इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी के बारे में। तो पहले समझते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। अब देखो, अब ये जो है आर्टिकल 129 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए किसी को पनिश कर सकता है, बस इतना ही लिखा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिफाइन कहाँ पे है? पूछेगा डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं। तो डिफाइन कहाँ पे है? ये एक स्टैट्यूट जो है, मतलब एक लॉ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स इंडिया एक्ट 1971 का, उसमें मैंशनड है। एक सिविल का कॉन्टेम्प्ट होता है और दूसरा होता है क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट, ठीक है। तो बस इतना ही अभी जान लो काम का है। बाकी इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी डिस्कस करते हैं। अब पहले समझते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब सिंपल है कि नीचे वाली कोर्ट जो है उसकी अपील्स ऊपर अपर वाली कोर्ट सुनेगी। अब इसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील सुनती है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की अपील सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो हमें पता है ये बेसिकली एक एपेलेट कोर्ट ही है। इसका प्राइमरी काम है अपील सुनना हाई कोर्ट से, बट कुछ केसेस में इसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो होता है वो यूज़ करना पड़ता। अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट इंस्टेंस में जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है पहली बार में ही। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है। और एक चीज़ होती है ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उसे सुन सकता है, जैसे स्टेट्स वगैरह के केस में होता है। तो इंटीग्रेटेड का मतलब हम समझ गए। अब हम समझते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये हो गया कि जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स जो होती है, कि जैसे हमारा जो लेजिस्लेटिव है, हमारा एग्जीक्यूटिव है और हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, ये वाटर टाइट नहीं है। थोड़ा बहुत इनमें फ्लेक्सिबिलिटी चलती है,
बट ये सेपरेट भी हैं। एक जो जैसे लेजिस्लेचर है वो इसको इतना जुडिशियल सिस्टम को अफेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है। ना ही एग्जीक्यूटिव इतना कर सकता है। अब क्योंकि देखो जैसे जजेस के अपॉइंटमेंट में ले लो, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट अपना कोलिजियम वो करता है, बनाता है, उसके हिसाब से करता है, ना कि कोई लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव उसमें जो है अपॉइंटमेंट करता है। इवन इनकी सैलरीज जो होती हैं वो किससे आती हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती हैं, ताकि इन पे फाइनेंशियल प्रेशर ना रहे एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव का। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया। बस इतना ही काम का था। अब देखो यहाँ एक चीज़ और लिखी हुई है, वो देख लो। वैसे तो आप ये सब पढ़ोगे अपने क्या कहते हैं लक्ष्मीकांत में, बट उसमें इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट का मतलब नहीं बताया हुआ है। इंडिपेंडेंट बताया हुआ है, इंटीग्रेटेड नहीं बताया हुआ है। ठीक है। और एक चीज़ और है कि इन यहाँ जो लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट आते हैं उनको सबॉर्डिनेट कोर्ट बोला जाता है। ठीक है। और जो पोजीशन हाई कोर्ट की है, जितना इसके पास जुरिस्डिक्शन है अपना खुद का, उसमें ये सुप्रीम है। ठीक है। तो इसलिए कभी भी ये नहीं होता है कि हाई कोर्ट की पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से कम मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली ओवरसी करने के लिए है इसको, हाई कोर्ट को। इसकी पावर कम नहीं है हाई कोर्ट की। ठीक है। तो ये मत सोचना कि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट हो गया, बस वो ओवरसी करता है, बट पावर्स हाई कोर्ट की ऑलमोस्ट इक्वल स्टैंडिंग पे हैं सुप्रीम कोर्ट के बराबर में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो एनसीईआरटी के साथ क्या इशू हुआ है, हमें ये नहीं समझना है कि इस आर्टिकल में क्या बताया गया है, हमें ये समझना है कि एनसीईआरटी के साथ बेसिकली इशू क्या हुआ है। एनसीईआरटी में बेसिकली कुछ क्लासेस की एनसीईआरटीज में क्या कर दिया गया है, आगे का जो प्रीएम्बल वाला पेज है, पहले हर एनसीईआरटी में प्रीएम्बल दिया रहता था, अब उसे हटा दिया गया है। तो उसी पे अप्रूव चल रहा है, अब अपोजिशन अप्रूव कर रहा है। तो अब एक बार प्रीएम्बल देख लेते हैं, क्योंकि करंट का जो स्टैटिक पार्ट होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रीएम्बल देखते हैं। अब ये देखो, ये रहा प्रीएम्बल। अब ये डिट्टो वर्ड बाय वर्ड याद रहना चाहिए। ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ SSSDR। अब किसी को ये भी पता होगा कि अगर मान लो कि कोई कंप्यूटर जानता होगा तो ये चीज़ जानता होगा कि ये डिस्क होती है जिसको बोलते हैं SDR। ऐसे याद कर लो, या फिर S³ DR याद कर लो। और फिर क्या याद करना है कि सबसे पहले याद रखना है कि ये ऑर्डर याद रखना है कि पहले सोवरेन है, फिर सोशलिस्ट है, फिर सेक्युलर है, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो S³ DR से तो ये याद हो जाएगा, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। ठीक है। अब अगला पार्ट कि देखो जस्टिस कैसा है, अब ये याद करना है। तो देखो JLEF है, ये याद रख लो, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अब जस्टिस के अंदर आगे का याद रखना है, तो इसको ऐसे याद रखो, सेप, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ऑर्डर वाइज याद रखना है सब कुछ। लिबर्टी, लिबर्टी का ऐसे याद रख लो कि द XBF वर्शिप, बॉयफ्रेंड वर्शिप। तो ऐसे याद रखता हूँ मैं तो, द XBF वर्शिप। और इक्वालिटी, अब इक्वालिटी तो ऐसे याद रखना पड़ेगा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एक साथ, एंड प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये बाद में ऐड हुआ है। और क्या ऐड हुआ है बाद में, सेकुलर बाद में ऐड हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। बाकी नीचे वाला भी याद रखना पड़ेगा, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 टू डू hereby adopt, enact, give to ourselves this constitution। एक बार प्रीएम्बल चैप्टर भी पढ़ लेना अपनी पॉलिटी बुक से। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वैसे इस आर्टिकल में शायद मेरे हिसाब से तो अभी कुछ काम का नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये पुरानी न्यूज़ है, बट क्या है कि ये बार बार उठ रही है, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या है। तो पहली चीज़ याद रखने वाली बात क्या है कि कोलोकेशन स्कैम स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। और एक टैप सॉफ्टवेयर करके था, ट्रेड एक्सेस पॉइंट वाला, ये भी इससे रिलेटेड है। ये याद रखना है कि अगर पूछ दे कहीं पे भी तो पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड है। अब ये स्कैम था क्या, बेसिकली हुआ क्या कि 2010 में अलाउ कर दिया NSE ने कि जहाँ ये अपने सर्वर रखता था वहाँ पे कुछ ट्रेडर्स को भी कह दिया कि आप भी अपने सर्वर रख लो। अब क्या होता था, इनको माइक्रो सेकंड पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी जिसका ये अनफेयर यूज़ करते थे। ठीक है, मार्केट में। तो इनको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, काफ़ी पैसे घपला किया। बस इतना ही काम का है, और कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो इस आर्टिकल में दिया हुआ है कि तुर्की जो है ये ज्वाइन करना चाहता है जेनोसाइड का केस जो कि चल रहा है अगेंस्ट इसराइल फॉर इन गाज़ा, जो गाज़ा में हैपनिंग्स हो रही हैं उसकी वजह से। तो पहले साउथ अफ्रीका ने ये केस इनिशिएट किया था, अभी सऊदी अरेबिया ने भी ज्वाइन कर लिया, अब देखो तुर्की भी ज्वाइन करना चाहता है। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है, जेनोसाइड का मतलब हुआ कि किसी एथनिक ग्रुप के अगेंस्ट आप किलिंग कर रहे हो जानबूझ के। ठीक है, ये हो गया हमारा जेनोसाइड। अब देखते हैं ये केस चल कहाँ रहा है। ये केस चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब ये क्या है,
ये एक यूएन बॉडी है और इट इज़ द ओनली यूएन बॉडी जिसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग, नेदरलैंड्स में है। ठीक है। कौन कौन केसेस ले आ सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? पहला कि जो स्टेट पार्टीज़ हैं यूएन के, यूनाइटेड नेशन के पार्टीज़ हैं वो, या फिर जिन लोगों ने जो स्टैट्यूट जो इस कोर्ट का मतलब जो आईसीजे को लॉ इस्टेब्लिश करता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर वो कुछ कंडीशंस एक्सेप्ट करते हैं और बोलते हैं कि हम आपके जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं, तो उनको अलाउड है कि आप उनके अगेंस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट केसेस ला सकते हैं, स्टेट पार्टीज। इसमें कोई इंडिविजुअल के अगेंस्ट केसेस नहीं हो सकते। ठीक है। वो होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, उसका भी हेडक्वार्टर यहीं पे है, लेकिन वो जो इंडिविजुअल्स वॉर क्राइम करते हैं उनके अगेंस्ट है वो। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें 15 जजेस होते हैं, 9 साल के लिए अपॉइंटेड होते हैं, 15 जजेस होते हैं, 9 साल के लिए अपॉइंटेड होते हैं, री इलेक्शन पॉसिबल है। और इनका इलेक्शन कौन करता है जजेस का? इनका इलेक्शन करती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, प्लस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि अलग अलग बैठते हैं बट साइमल्टेनियसली वोट करते हैं। ठीक है। इतना ही काम का था अभी। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है बेसिकली लास्ट ईयर 2023 में गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम जितने भी बाकी साइंस अवार्ड्स हैं उनको बंद कर रहे हैं, अब हम एक नया पुरस्कार लेके आ रहे हैं जिसका नाम होगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ठीक है। अब किसने किसने जीता है वो काम का नहीं है हमारे लिए, किस 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 कैटेगरी में मिलता है वो सब प्रीलिम्स के लिए काम का है, तो वो देखते हैं। अब देखो, पहला हो गया विज्ञान रत्न। अब ये किनको मिलेगा? लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिलेगा। विज्ञान श्री, ये किसको मिलेगा? जो डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन करता है साइंस और टेक्नोलॉजी किसी फील्ड में। ये विज्ञान टीम अवार्ड्स किसी टीम को मिलेंगे। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ये वाला जो है इसमें एज लिमिट है 45 ईयर्स की। ठीक है। मैक्सिमम 45 ईयर्स हो सकता है, उसी को मिल सकता है, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं। अब ये जो पहले शांति स्वरूप भटनागर था ये पहले भी था अवार्ड, तो ये एक बार प्रीलिम्स में पूछा था, जो 2008 के प्रीलिम्स में आया था या कब आया था ये नहीं पता मुझे, बट ये प्रीलिम्स में पूछा हुआ था। अब जो पुराने अवार्ड्स थे उनमें बेसिकली कई प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि एज के रिस्ट्रिक्शंस थे कि एज इतनी इतनी होनी चाहिए, और भी बहुत दिक्कतें थी कि डाइवर्स फील्ड में नहीं मिलता था, कि रिसर्च के फील्ड में ही मिलता था। वो इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना जानने की ज़रूरत है। अब एक चीज़ और है कि सेरेमनी कब होगी, जिस दिन ये अवार्ड दिया जाएगा। कई डेट्स हैं वैसे तो, बट एक डेट याद रख लो कि जिस दिन ये सेरेमनी होगी वो होगी 23 अगस्त को। इसको बोल दिया गया है नेशनल स्पेस डे। प्राइम मिनिस्टर ने हमारे शायद लास्ट ईयर ही चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था ना, उसी टाइम बोला था कि जिस दिन ये लैंड हुआ था उसी डेट को ही बोल दिया गया था नेशनल स्पेस डे। ठीक है। इतना ही काम का है। नेक्स्ट चलते हैं। ऑपोजिशन जो है बेसिकली वो डिमांड कर रहा है कि वायनाड के लैंडस्लाइड्स को नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया जाए। अब देखो, मैं इसको डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने 7 अगस्त के जो इंडियन एक्सप्रेस था उसमें पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो वहाँ से देख लो। तो मैं क्या करूँगा, वीडियो के एंड में ऐसे एलिमेंट्स बन के आते हैं, उसमें वो 7 अगस्त का दे दूंगा अगर मेहनत नहीं करनी है। वरना आप ये कर सकते हो कि मेरी प्लेलिस्ट है जुलाई की करंट अफेयर्स की, उसमें देखोगे तो उस पर द हिंदू के भी, वाजीराम के पॉइंटर्स, और डाउन टू अर्थ, और इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन, इसकी पूरी जुलाई की प्लेलिस्ट है। इसकी पूरी अगस्त की भी मैंने प्लेलिस्ट बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है। तो वहाँ पे जाके देख सकते हो, 5-5 मिनट की वीडियो है, जल्दी जल्दी निपटा लेना। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो जो लोग रोज़ देख ही रहे हैं वीडियो उनको पता होगा कि ये मैंने बोल रखा है कि न्यूज़ इन डेवलपमेंट है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो ये नए व्यूअर्स के लिए बता दूँ कि ये रोज़ कुछ ना कुछ अभी हो रहा है। बिल एक्चुअली अभी जो पास हो जाने दो तब देखा जाएगा, वरना तो कुछ काम का नहीं है। वक्फ अगर टर्म जानना है तो इसका मतलब बेसिकली समझ लो कि मुस्लिम लोग जो प्रॉपर्टी डोनेट कर देते हैं वो वक्फ के अंदर आ जाती है। बस इतना ही याद रखो बस, और कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। वैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, बट ये नए व्यूअर्स के लिए मैं बता देता हूँ एक बार जल्दी जल्दी से कि देखो, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हुआ कि 1 साल से ज़्यादा। बट क्या होता है कि जब कैपिटल गेन्स के लिए हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, कई ढेर सारे एसेट क्लासेस होते हैं। अब उनका डिफरेंट ईयर होता है, तो जिनमें बहुत डिफरेंट ईयर हो गया तब हमारे लिए ये काम का नहीं रह गया। ठीक है। बस इतना याद रखना है कि 1 ईयर या उसके ऊपर भी हो सकता है। अब इस पर क्या किया है गवर्नमेंट ने कि कुछ एसेट क्लास पे क्या कर दिया है कि रिड्यूस, जो पहले क्या था परसेंटेज ये था 20%, और अब कर दिया है उसे कम करके 12.5% कर दिया है। लेकिन 20% में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था और इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता था। अब इंडेक्सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है एक बार, तो ये समझते हैं ये होता क्या है। अब देखो, अगर हमारे पास एक वॉच है 50,000 की, ठीक है, 2019 में हमने खरीदी, एंड 2024 में इस वॉच का प्राइस जो है बढ़ गया 55,000, ठीक है, अपने आप इन्फ्लेशन की वजह से।
और लेकिन हमने इसको सेल कर दिया 2024 में ही 60,000 में। अब कैपिटल गेन्स हमारा कितना हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस हमने जो बाई किया था, तो हमारा जो कैपिटल गेन्स हुआ वो हुआ 10,000 का। लेकिन अब देखो इन्फ्लेशन की वजह से इतना रेट तो अपने आप ही बढ़ा है, तो ये क्या हुआ, इन महंगाई की वजह से इसका प्राइस जो हो गया अब देखो कैपिटल गेन्स कितना हुआ हमारा, ये रहा हमारा फाइनल प्राइस और माइनस इनिशियल प्राइस जो हमने खरीदा था 10,000 का कैपिटल गेन हुआ। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से अब जो 2024 में जो उसकी कॉस्ट है घड़ी की वो भी तो बढ़ी जाएगी, महंगी हो गई घड़ी। तो अब इसकी कॉस्ट है 55,000 की, जो पहले 50,000 थी अब वो 55,000 हो गया। तो हमें माइनस करना पड़ेगा इतना, तो हमने माइनस किया तो निकला 5,000। तो होता क्या था कि फिर क्या करेंगे कि इस 5,000 को 10,000 में से माइनस किया तो सिर्फ 5,000 बचा, उस 5,000 पे ही हमें टैक्स देना पड़ता था। ये था हमारा इंडेक्सेशन का बेनिफिट कि जो भी इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस इंक्रीज हुआ है वो हमारे टैक्सेबल जो इनकम है उससे माइनस कर दिया जाएगा। लेकिन अब इन्होंने बोल दिया है कि अब हम ये अलाउ नहीं करेंगे इस केस में कि इन्फ्लेशन की वजह से जो राइज होगा उसको भी हम टैक्स करेंगे। तो यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इतना ही हमारे लिए प्रेजेंस के लिए काम का है, बाकी कुछ काम का नहीं है, रोज़ कुछ ना कुछ चलता रहेगा न्यूज़ में। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हम पढ़ ही चुके हैं। अब इससे क्या, इसमें इंडस्ट्री ने लिखा है कि इससे क्या होगा कि रियल्टी के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये बढ़ेंगे। तो पहले तो ये प्रीलिम्स में आ चुका है, रियल्टी वाला सेक्टर पूछा था। ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो कि लैंड में हो या हाउसेज में हो उसको बोलते हैं रियल्टी इन्वेस्टमेंट। ये बेसिकली रियल एस्टेट जो होता है, रियल एस्टेट उसकी इन्वेस्टमेंट होती है, उसको बोलते हैं रियल्टी इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। अब देखो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इससे क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट इस पर होंगी, कुछ लोग कह रहे हैं कम होगी। तो हमें कम ज़्यादा का ध्यान नहीं रखना है, हमें बस ये याद रखना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता क्या है, रियल्टी इन्वेस्टमेंट्स होती क्या है। क्योंकि ऐसे मतलब ऊपर ऊपर से पूछता है प्रीलिम्स में, इतना डीप में नहीं जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो इस आर्टिकल में हमारे लिए काम की क्या चीज़ है, बिम्स्टेक की बॉडी काम की चीज़ है। और एक चीज़ याद रखना है कि देखो आर्टिकल से कैसे निकालते हैं कुछ भी। देखो इसमें लिखा है नेगोशिएशन फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमंग द 7 मेंबर बिम्स्टेक। तो पहले याद हो गया कि 7 मेंबर हैं बिम्स्टेक में, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि इनके बीच में अभी फ्री ट्रेड हुआ एग्रीमेंट है नहीं। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है कि मैंने जैसे मान लो कुछ गुड्स पे बोल अलाउ कह दिया तुम्हारे कि मैं अगर मान लो यहाँ से कुछ इंपोर्ट कर रहा हूँ किसी कंट्री से, तो मैं बोल दिया कि तुम्हारे गुड्स पे मैं कुछ जीरो या लेस टैक्सेस लगाऊंगा, तुम भी मेरे पे क्या कहते हैं कुछ लेस टैक्सेस लगाना। तो ये हमारा एग्रीमेंट हो गया, तो इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, कई तरीके का होता है। तो एक बार ये बिम्स्टेक कंट्रीज़ को मैप पे देख लेते हैं। अब देखो कि याद रखना है कि इंडिया से शुरू होगा और ये देखो थाईलैंड है, ये याद रखना है, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान ऊपर याद ही होगा, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका और इंडिया। 7 मेंबर हैं टोटल। याद रख लो ये कंटिगुअस है, थाईलैंड से लेके इंडिया तक, बस जितनी भी कंट्रीज़ हैं सब हैं, चाइना को छोड़ के। और ये बे ऑफ बंगाल जो है देखो उससे सब चिपका भी हुए हैं सब, बस। तो अब इनके साथ क्या हुआ है ये मैंने आज ही के इंडियन एक्सप्रेस में मैंने पूरा बता रखा है, वहाँ से देख लेना। रिपीटेटिव नहीं करना चाहता हूँ ताकि रिवीजन करने में दिक्कत ना आए बाद में। मान लो प्रीलिम्स के लिए कभी रिवाइज करोगे, जो कि ज़रूरत है रिवीजन करने की, तो दिक्कत होगी। ठीक है, बाकी उस वीडियो का मैं आखिरी में वो डाल दूंगा, ऐसे एलिमेंट करके डाल दूंगा इंडियन एक्सप्रेस का, तो ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट वहीं जाके दिख जाएगी। सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है, चेक कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये भी मैंने डिस्कस किया था, वैसे 2-3 दिन हो गया, एक बार बता देते हैं कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी इनको ये हट गई हैं, ये भाग गई हैं वहाँ से। रीज़न बीइंग यहाँ स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा था कि जो फ्रीडम फाइटर्स वगैरह के बच्चों को उनको कोटा वगैरह मिलता था उनके लिए, उसके अगेंस्ट। फिर क्या हुआ कि पहले से भी इनको कुछ ग्रजेस थे, वो धीरे धीरे ऊपर आए हैं और पीएम को भागना पड़ गया है। अब यहाँ नया पीएम बनने वाले हैं, तो यही इतनी डेवलपमेंट है, इसके आगे कुछ काम का नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सब बवाल है कहाँ का, ये सब बवाल है बांग्लादेश का, यहाँ का नहीं हो रहा बवाल कि हमें जानना जरूरी है, हमें बस बाहर के बवाल का थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं।